हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं ट्राइंगल से संबंधित ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे गाइज कि ट्राइंगल के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने सारे के सारे आप फाड़ क्या होगे, मतलब अच्छी तरह से करके आओगे। मतलब हर क्वेश्चन आपका ऐसा होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा ट्राइंगल का अगर कोऑर्डिनेट से संबंधित आ गया तो छूटेगा नहीं। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। चलिएगा गाइस, क्लास को शेयर कर दीजिए, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने जा रही है आपकी कोऑर्डिनेट से संबंधित। आपने बहुत पढ़ा होगा केंद्रक क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा होगा आपने, लेकिन कन्फ्यूजन, मेन पॉइंट की बात है कन्फ्यूजन, और आपके सभी के सभी कन्फ्यूजन आप दूर करने वाले हैं कोऑर्डिनेट से संबंधित। क्लियर? चलिएगा स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप जानिए कि केंद्रक क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसे गुरुत्वीय केंद्र भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों नाम एक ही के हैं। सेंट्रॉइड बोल रहा हूँ आपसे, इंग्लिश में होगा केंद्रक हुआ आपका, या फिर आपसे बोलूँ गुरुत्वीय केंद्र, जिसे जी से डिनोट करते हैं। क्लियर? जिसे जी से डिनोट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय केंद्र बोलते हैं। क्लियर? अब वो कैसे फाइंड होता है, कैसे निकल के आता है, ये सब कुछ आपके सामने बताने वाले हैं। ऐसे ही बात करेंगे परिकेंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, और आपके सामने आप बोलेंगे इतने भी केंद्र होते हैं भाई, लंब केंद्र भी होता है एक, लंब केंद्र क्या होता है, तो तीनों डिफाइन कैसे किए जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये सब कुछ आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। और एरिया कैसे निकाला जाता है ट्राइंगल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिएगा देखिए गाइस, आपके सामने कुछ कंडीशन लिखी हुई है। आपके सामने चार तो हमने सेंटर के नाम लिख रखे हैं, और आपके सामने चौथा आपके सामने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल का एरिया क्या है। क्लियर? तो एरिया का फॉर्मूला देखिए, सबसे इजी तरीके से आपके सामने है। x1 लेंगे तो आप समझ सकते हैं, x1 ले रखा है आपने, तो यहाँ पर 1 का मतलब कोई मतलब नहीं आएगा, यहाँ पे y1 तो कहीं आएगा ही नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे x2 ले लिया है तो यहाँ पे y2 कहीं नहीं दिखेगा। देखो तो एक क्रम से याद कर लीजिए, 1 x1 यहाँ लिया है तो y2 में से y3 को माइनस, प्लस x2 लिया है तो y3 में से y1 माइनस, प्लस x3 लिया है। 3 का मतलब समझ रहे हो ना, ये सेंटर बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने कोई ट्राइंगल दे रखा है, मैं आपसे बोलता हूँ कोई भी ट्राइंगल है इस तरीके से, ये पॉइंट है इसका, बोल लेता हूँ x1, ये है y1, ऐसे ये x2 है, ये y2 है, ऐसे बोल रहा हूँ ये x3 है, और ये आपके सामने y3 दे रखा है। क्लियर? इसके लिए एरिया निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने मैंने लिख दिया, याद कर लीजिए, एक तरह से जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि इस चीज़ का आपको हर वक्त काम पड़ेगा जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्योंकि ट्राइंगल से क्वेश्चन बनने का सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, ये भी निकलते हैं। तो देखिएगा, इतना बात आपको क्लियर हो गया है तो आपको बताते हैं। अब बात करते हैं पहले स्टार्ट, गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है भाई, गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, समझिएगा। डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, और जो नहीं लिखना चाहे उन्हें समझना है समझ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। चलिएगा, आपके सामने दे रखा है गुरुत्वीय केंद्र या केंद्रक, सेंटर, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्लियर? तो किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड जो बोलते हैं वो होता है जो ट्राइंगल की माध्यिकाएं, ट्राइंगल की माध्यिकाएं, और माध्यिकाएं आप जानते हैं, सामने वाले एंगल से उसकी सम्मुख भुजा के मिड पॉइंट पे जो लाइन मिलती है ना, उसे क्या बोलते हैं, माध्यिका। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्लियर? तो जहां पे ये मिलती है ना गाइस, जहां पे ये मिलती हैं, इसे ही बोलते हैं गाइस हम गुरुत्वीय केंद्र, या फिर बात करूं सेंट्रॉइड, केंद्रक। तो केंद्रक ये हो जाता है गाइस, इसे जी से डिनोट करते हैं, जी से। इसे किससे डिनोट करते हैं? जी से। अब आप पूछेंगे इसके केंद्र निकाला कैसे जाता है, तो देखो निकालने का फॉर्मूला होता है इसका x1 x2 एंड x3 अपॉन 3। x निकल जाएगा यहाँ से। दूसरा केंद्र निकालने के लिए, मतलब आपके सामने पता है ना, x की टर्म में और y की टर्म में दो केंद्र निकलेगा, तो एक तो ये निकल जाएगा, दूसरा कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। गाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। आप बोलेंगे कि इनका यूज कैसे, कहाँ पे करना है, ये आपके सामने हम बताते जाएंगे, चिंता ना करें। हम आपके लिए हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो हर चीज़ का हम उसका यूज कहाँ है ये भी बताएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं अंतः केंद्र की। अंतः केंद्र क्या होता है? देखो, ये हो गया आपका केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या बताया था मैं आपके सामने, कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु,
मतलब माध्यिकाओं का, किसी भी ट्राइंगल की माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। क्लियर? क्या होता है? सेंट्रोइड होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा सेंट्रोइड क्या होता है। और सबसे खास बात गाइस, जब कभी भी एक जहाँ कटान बिंदु होता है, जहाँ पे काटते हैं, जिस जिस पॉइंट पे काटती हैं, जहाँ पे काट रही हैं, जैसे सेंटर पे काट रही हैं, तो ये इस माध्यिका को, मतलब प्रत्येक माध्यिका को एक खास रेशियो में विभक्त करता है, एक खास रेशियो में काटता है, जो है आपका 2:1। 2:1 मतलब यहां से समझ जाएगी 2:1। 2:1 मतलब 2:1 के रेशियो में क्या करता है, जहां पे कटती है ना, जहां पे कटान बिंदु है, तो जो शीर्ष की तरफ होता है ये 2 होता है, और शीर्ष के बाद में जो जहां पर साइड पे जाता है वो क्या होता है 1। रेशियो मैंने आपके सामने लिख दिया है, 2:1 के रेशियो में काटता है। जैसे आप बोलेंगे इसका क्या यूज है भाई, देखिए एक तो सेंट्रोइड निकालने का मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने बता दिया है। अगर बाई चांस आपके सामने इसका मिड पॉइंट दे रखा है और ये पॉइंट दे रखा है, तब आप कैसे निकालेंगे भाई? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्रक कभी भी माध्यिका के मिड पॉइंट पे नहीं होता। मिड पॉइंट पे तो आप बोल देते हो, जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ ये पॉइंट दे रखा है भाई, यहाँ दे दिया x4 और ये दिया y4, ठीक है, 2 पॉइंट दे दिया और मैं बोल देता हूँ मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट की तो आप निकाल सकते हो ना, मध्य बिंदु कैसे निकलता है? मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 2:1 में काटता है। जहां पे यहाँ पे जो कटते हैं ये 2:1 में, ये गुरुत्व केंद्र जो होता है आपका माध्यिका को 2:1 में काटता है। जब 2:1 में काटता है, अब आपके सामने ये पॉइंट दे रखे हैं, तो भाई आप m वाला फॉर्मूला लगा देंगे ना, m और n वाला, तो आप निकाल सकते हैं ना कि m इज n इक्वल टू क्या निकलेगा, ये दे रखा है, ये हमारा ऑलवेज इसके लिए होगा। क्लियर? तो हम निकाल सकते हैं, एक बिंदु हमारे पास ये है, आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपसे बोलता है मध्य बिंदु है, तब तो वही आप सीधा सीधा मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से निकाल देते ना, x1 + x2/2, y निकालते तो y1 + y2/2, आराम से कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। क्लियर? इसलिए मैंने आपके सामने बताया कि इसका रेशियो क्या होता है। कभी भी आपके सामने बोल दे कि भाई सामने वाली जो पॉइंट है जहाँ पे काट रही है माध्यिका, उसके पॉइंट दे दिया जाए आपके सामने ये, और शीर्ष के पॉइंट दे दिए जाए ऐसे, तो निकालने के लिए आपको ये रेशियो पता होना चाहिए। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करने वाले हैं आपसे अंतः केंद्र क्या होता है, जिसे बोलते हैं इन सेंटर। जैसा इसका नाम है वैसा ही समझिए। अंतः केंद्र मतलब त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर। अब ये बनता कैसे है भाई, अंतः केंद्र कैसे डिफाइन किया जाता है? मैं आपसे बोलूंगा अंतः केंद्र डिफाइन किया जाता है गाइस, शीर्षों के जो कोण होता है ना, कोण, एंगल के अर्धक से। मतलब इस एंगल का अर्धक किया, इस एंगल का अर्धक किया, इस एंगल का अर्धक किया, और जहां पे जाके ये मिलेंगे ना, जहां पे ये मिलेंगे इस तरीके से एंगल के अर्धक, जिस पॉइंट पे मिलेंगे इस तरीके से, एक सेकेंड गाइस, जैसे यहाँ से आपने इस तरीके से डाला, और ऐसे ही यहाँ से ये डाला, और ऐसे मैं आपके सामने डाल देता हूँ यहाँ से, ये माइंड मत करिएगा, थोड़ा बहुत समझ कर लीजिए ऐसे एडजस्ट। तो मतलब जो अर्धक होता है, अर्धक जहाँ पे मतलब हमने क्या किया, अगर ये 9, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 55 डिग्री का था, 55 डिग्री का था, या मैं आपसे सिंपल एक नॉर्मल नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूँ 40 का था, तो इसका अर्धक क्या होगा 20, मतलब ये भी 20 का, ये भी 20 का। अब जैसे मैं बोलता हूँ ये दे रखा है आपके सामने, ये एंगल दे दिया आपके 60 डिग्री का, तो ये भी 60 का है, 60 का है, तो मतलब ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का। अब मैं बोल देता हूँ ये 40 हो गया, ये आपके सामने 60 हो गया, ये बचता है आपके सामने 80, तो मतलब ये 40 और ये 40, इस तरीके से। मतलब मैंने अर्धक किए किसके, एंगल्स के। एंगल्स के अर्धक करने के बाद जहाँ पे ये मिल रहे हैं अर्धक, उसे बोलते हैं इन सेंटर, या फिर आपसे बात करूँ अंतः केंद्र। क्लियर? समझ में आया होगा। और अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला निकालने, इसके लिए तो फॉर्मूला होगा कुछ। देखो क्या होता है अंतः केंद्र के लिए, हम बोले आपसे, इसके लिए फॉर्मूला लिख के चलते हैं हम, समझिएगा, कंडीशंस को समझिएगा तभी आप करिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। क्लियर? कंडीशंस को समझ के तब करिएगा, क्योंकि बगैर कंडीशन के समझे कर दिया तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम थोड़ा भूलते हैं ना, कभी जैसे भूलने वाले हैं, तो अगर कंडीशन याद है तो हम उससे फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। एक पॉइंट ही निकलेगा ऐसे, जब आप निकालेंगे x निकालेंगे, ऐसे y निकालेंगे तो क्या निकलेगा, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c।
ये 2 पॉइंट निकल जाएंगे और ये क्या होगा, केंद्र निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा, आपका इन सेंटर निकल जाएगा। तो देखिए गाइस, ये ट्रायंगल आपके सामने हमने बना रखा है। इस ट्रायंगल में अगर ये सर्कल बनेगा ना, सर्कल इन तीनों साइड को क्या करेगा, टच करते हुए जाएगा। इन सेंटर मतलब इसके अंदर जो सर्कल बना सके, मतलब ऐसा बिंदु जो किसी ट्रायंगल के अंदर, सर्कल बना फॉर्म कर सकता हो, किसी सर्कल का बिंदु हो, उसे क्या बोल देते हैं आपके सामने, इन सेंटर बोल देते हैं। ठीक है, निकालते कैसे, फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। जहां पे ए क्या है, ए है गाइज आपके सामने, जैसे बोलते हैं ए बी और ये सी, तो ए क्या है, ये डिस्टेंस है, बी क्या है, ये डिस्टेंस है, और सी क्या है, ये डिस्टेंस है। आपको ये पता होना चाहिए गाइज, क्या पता होना चाहिए कि भाई कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, जहां भी स्मॉल लूंगा ना मैं, जैसे स्मॉल ए लिया है, तो मतलब ये क्या है, कैपिटल ए जो एंगल है ना, जो ए शीर्ष है, वो शीर्ष के सामने वाली भुजा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हमेशा ऐसे ही लिया जाता है ट्राइंगल के अंदर, याद रखना इस बात को, जो यहाँ पे शीर्ष होता है ना, उसके सामने उसका स्मॉल लेटर लिया जाता है। जैसे यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ क्या है, स्मॉल ए, इस भुजा की लंबाई। क्लियर, अब आपके समझ गए होंगे कि ए बी सी क्या चीज़ है, निकाल लेंगे आराम से। x1 y1 क्या होगा, यहाँ पॉइंट होंगे, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिएगा, अब परिकेंद्र के बारे में बात करें, नोट डाउन कर लो भले। परिकेंद्र क्या होता है, तो गाइज परिकेंद्र होता है कि भुजाओं के अर्धक से जो बिंदु प्राप्त होता है ना, जो बिंदु प्राप्त होता है, मतलब भुजाओं का अर्धक किया हमने, किसी ट्राइंगल की भुजाओं का अर्धक किया हमने। जैसे हमने इसका अर्धक किया यहाँ पे ट्राइंगल 90 डिग्री का, ऐसे यहाँ पे किया, ऐसे हमने यहाँ पे अर्धक किया और यहाँ पे मिल गए। इसे क्या बोल देंगे हम, इसे बोल देंगे परिकेंद्र, जिसे क्या बोलते हैं हम, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मतलब ये ऐसा सेंटर है, अगर यहाँ से ट्राइंगल खींचेंगे ना तो इस तरीके से जाएगा, और जो इन सेंटर था वो क्या था, वो अंदर की तरफ था, अंदर के अंदर, सॉरी वो क्या था, अंदर की तरफ। समझ जाइए, आप समझ गए होंगे कि मैं अंदर की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से अंदर ही अंदर। लेकिन परिकेंद्र क्या होता है, जो बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, और जो कि आपको शीर्षों को छूता हुआ जाएगा, ये सभी शीर्षों को छूता हुआ जाएगा। क्लियर, क्लियर, इस तरीके से। अब बात करें लंब केंद्र क्या होता है, इनके गाइज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताता हूँ इनके फॉर्मूले वगैरह साथ में, जिससे आपको बार बार लिखनी ना पड़े हमें। क्लियर, चलिए। हाँ, लंब केंद्र क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब, अब मैं आपसे बोलूँ ना किसी ट्राइंगल का, जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, उसका मैं आपसे पूछूँ लंब केंद्र क्या है भाई जिस पॉइंट पे ना, जैसे मैं बोलता हूँ ए बी और सी, भाई जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वही लंब केंद्र होता है उसका। ये क्या होगा, लंब केंद्र होगा। जैसे मैं बोलूँ कि इस ट्राइंगल का लंब केंद्र क्या है, भैया इसका ट्राइंगल होगा, इस ट्राइंगल का लंब केंद्र होगा बी पॉइंट, जो बी के कोऑर्डिनेट होंगे ना वही होंगे। मतलब जिस एंगल पर 90, मतलब जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, वही क्या होगा, उसका लंब केंद्र होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा नीचे। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास क्वेश्चंस के साथ में। देखिएगा, इस क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, आपसे बोल रहा है, ये आपके सामने ट्राइंगल लिख दिया है हमने, और इसके आपसे पूछ रहा है, इसका आपको निकालना है क्या, इसका बनाना सेंट्रोइड निकालना है। केंद्रक निकालना है, सेंट्रोइड फाइंड करना है इसको। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सेंट्रोइड फाइंड करना है इस ट्राइंगल का, तो आराम से फाइंड कर सकते। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 था। एक सेंटर निकालेंगे, दूसरा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में था आपके सामने 3। तो देखो भाई, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, सॉरी x2 हो गया, ये x3 हो गया। इन सबको जोड़िए, क्या बनेगा, 6 प्लस करूंगा मैं -2 प्लस करूंगा मैं इसमें -1 अपॉन 3, और दूसरा निकालेंगे तो देखो y1 y2 एंड y3, तो देखिए 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 3। तो देखिए भाई, माइनस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 6 माइनस इंटू प्लस, माइनस का 2, यहाँ से करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 3। दूसरा निकालेंगे तो इन सबको ऐड करेंगे, देखिए क्या बना, 8 प्लस तो 15 हो गया, 15 अपॉन 3। क्लियर, अब देखो इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ करेंगे तो क्या बचेगा 3, और 3 से 3 कट गया तो क्या बचेगा 1। यहाँ करेंगे 3 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो क्या निकल के आया
इसका जो सेंट्रोइड निकलेगा यहाँ पर जो बीच में निकलेगा वो क्या निकलेगा 1 और 5। समझ सकते हैं, आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए कितना सिंपल था, आराम से कर सकते थे, कैलकुलेशन इतनी फास्ट आराम से कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने है तो भाई सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल समझ जाइएगा, बेकार में लिखने की क्या जरूरत है। एक ट्राइंगल जिसका गुरुत्वीय केंद्र, मतलब जी का मतलब क्या होता है गुरुत्वीय केंद्र, दे रखा है ये है। आपसे पूछ रहा है उसके 2 सीट्स आपके सामने ये दे रखे हैं, तो आपसे पूछ रहा है तीसरा सीट्स क्या होगा। फाइंड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, क्योंकि भाई आप जानते हो कैसे, जब हम x निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x वाला जब आपने वो निकाला था क्या बोलते हैं सेंटर निकाला था। अब ऐसे y वाला सेंटर निकालने के लिए y का फॉर्मूला था क्या था y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये तो दे, एक सेंटर का फॉर्मूला ये था, एक दूसरा निकालने के, एक कोऑर्डिनेट निकालने का, x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये था, y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला ये था। अब आपके सामने देखो x क्या दे रखा है -2, ये कोऑर्डिनेट पहले से दे दिया है, x1 1 दे रखा है प्लस x2 5 दे रखा है और x3 भाई आपको ज्ञात करना है अपॉन 3। सिमिलर y आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 आपको फाइंड करना है भाई अपॉन 3। यहाँ तक ऐसा कोई भी बंदा हो जिसे समझ नहीं आया हो तो भाई दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इतनी बढ़िया तरीके से आपके सामने समझाने की कोशिश की जा रही है। ये इम्प्लाइज दैट लगा लेते हैं, चलो छोड़िए, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे -6। अब देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो माइनस का 4 बचेगा, ये बचेगा x3। अब x3 निकाल सकता है आराम से, कहीं यहाँ से निकाल सकते हैं, x3 निकालेंगे, 4 को मैं इधर लेके जाऊँ प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा, तो -6 में से प्लस का 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचता है -2, ये आ गया x3। अब यहाँ से निकालेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इक्वल टू -6 और प्लस का 2, तो -4 बचेगा प्लस y3। अब मैं इधर लेके जाऊँगा ऐसे तो क्या आएगा y3 की वैल्यू आएगी निकल के गाइस 7। तो देख सकते हैं हमने जो तीसरा पॉइंट निकाला, मतलब आपके सामने a था b था, मतलब एक पॉइंट ये दे रखा था, एक था ये। अब हमने निकाला था तीसरा क्या निकला -2 और दूसरा निकला 7, तो ये इसके क्या निकलेगा तीसरा कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो आप निकाल सकते हैं गाइज, क्योंकि हमने फॉर्मूले को ही तोड़ मरोड़ के काम किया है, मतलब फॉर्मूला जब आपके सामने है तो आराम से कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और गाइज आपके सामने सेंट्रॉइड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है आप सेंट्रॉइड वाला छोड़ देंगे। क्लियर, तो 2 सवालों से आपका पूरा क्लियर हो गया, बाकी का आपके सामने फॉर्मूला है ही भाई, निकाल सकते हो। चलिए भाई नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन एक और लेके आ गए आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। कौन सा, आपके सामने सेंट्रॉइड से संबंधित। चलिएगा, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार था, समझिएगा, सुन लीजिएगा। क्वेश्चन था आपके सामने कि कोई ट्राइएंगल है, उसके ट्राइएंगल के 2 सीड्स आपके सामने दे रखे थे A एंड B। ये B है, आपको C नहीं दे रखा। अब आप बोलेंगे भाई कैसे फाइंड करेंगे, सुनिए, उसने एक अच्छी सी बात और कह दी थी कि जो इसका G है ना, जो इसका गुरुत्वीय केंद्र है G, मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मतलब 0 0 0 है भाई। अब क्या है, आप तो जानते हैं ना 0 इक्वल टू x1, क्योंकि आप क्या करते थे, फॉर्मूला क्या था आपके सामने, यही था ना, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो भाई निकालो x, ये x क्या दे रखा है 0 दे रखा है ना, 0 इक्वल टू x1, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ -3 प्लस 0 प्लस ये आपको पता नहीं है, ये x फाइंड करना है आपको। चलिए भाई अपॉन 3, तो करेंगे फाइंड, 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में यहाँ चला जाएगा इस तरीका, तो यह -3 प्लस x इक्वल टू क्या है 0। तो निकालो भाई x की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से, प्लस का 3, मतलब भाई x तो निकल गया 3। अब y निकाल देंगे ऐसे ही, तो y वाला फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 था। अब y3 आपके सामने फाइंड करना है, y की वैल्यू क्या है यहाँ से देखो 0 में चला जाएगा ये अंदर, तो 0 इक्वल टू y1 क्या है आपके सामने 1, y2 क्या है ये रहा, एंड y3 की जगह क्या है y अपॉन 3 0 में चला जाएगा, ठीक है चलेगा 1। अब देखो माइनस इंटू प्लस माइनस का 2 प्लस y इक्वल टू 0। तो देखिए भाई यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो y की वैल्यू निकल के आएगी 1,
खुद कर सकते हैं, जोड़ना घटाना तो आपको आना चाहिए। तो देखिए भाई, जो हमारा एक्स तो निकाला था ये, वाई निकला 1, तो आपके सामने निकल के आ गया तीसरा शीर्ष। भाई अब निकाल सकते हो, मतलब कि जब उसने ओरिजिन बोल दिया तो ओरिजिन का मतलब क्या था, ओरिजिन का मतलब आपके सामने यही था कि उसके जो केंद्र है, उसका गुरुत्व केंद्र क्या है, 0 0 है। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जिसमें आपसे बोल रहा है बिंदु 03 33 07 से बनने वाले त्रिभुज का अंतः केंद्र। अभी तक बात हो रही थी गुरुत्व केंद्र की, तो गुरुत्व केंद्र के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके सामने हमने करा दिए हैं। अब आपके सामने गुरुत्व केंद्र का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से करके आएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज है जो कि आपके सामने हमने बना रखा है। आपसे पूछ रहा है कि इसका अंतः केंद्र क्या होगा। तो गाइस मैंने आपके सामने अंतः केंद्र के लिए बढ़िया सा आपके सामने बनाया था कि x इक्वल टू था a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन में था आपके सामने a प्लस b प्लस c। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा इस, क्योंकि याद होगा तभी तो आप कर पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला ही आपको याद नहीं हुआ तो भाई अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। मैं कोई पेड कोर्स या आपके सामने ऐसा तो कर नहीं रहा कि भाई ये करो वो करो। बढ़िया आपके सामने चल रहा भाई, अच्छी तरह से एक्सप्लेन आपके सामने कर रहे हैं। मैंने देखा है पीडीएफ ले आते हैं, मैं भी पहले पीडीएफ से पढ़ाता था, लेकिन आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से दिखाता था पहले। आज के टाइम में क्या होता है, पीडीएफ ले आते बस ऑप्शन पे टिक करते जाए। भाई आपको ये पसंद है तो भाई ये तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। हाँ अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हो, उसके बाद में जब आपके सामने मैं लेके आऊँगा पीडीएफ के द्वारा, जब आपके सामने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आप बोलिएगा। चलिएगा, आपके सामने निकालने का फॉर्मूला हमने बता दिया है। अब बोलेंगे भाई ए बी सी क्या है। ए क्या है, ए तो भाई इसके सामने वाली भुजा की ये है लंबाई। बी क्या है, ये हो गई सी आपके सामने। अब मैं बोलता हूँ ये क्या है, ये आपके सामने हो गया बी। अब कोऑर्डिनेट आपके सामने दे रखे थे, इसे मान लेता हूँ मैं 0 3, इसका दे रखा है 3 3, इसका दे रखा है 0 7। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब आप बोलेंगे भाई ए बी सी तो फाइंड करो। आराम से कर सकते हो भाई, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं आप। चलो पहले मैं निकाल रहा हूँ ए बी की, ए और बी के बीच की दूरी। देखो कैसे काम आती है, सिंपल ही तरीके से कराऊंगा मैं। कैसे कर रहा था, इसमें से इसे घटा दो, मतलब इसमें से इसको घटाओ 0 को, मतलब 3 में से -0 किया तो क्या है 3 आएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ। अब y1 माइनस y2 या फिर y2 माइनस y1, y में से y को घटा रहा हूँ। देखो 3 में से 3 को घटाया तो 0 आएगा भाई। 0 का स्क्वायर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा, आंसर निकल गया 3 आएगा। बात करता हूँ बी सी के बारे में। बी सी के बारे में करिए भाई। दो बिंदु आपके सामने हैं, तो देखो 3 में से माइनस कर रहा हूँ 0 को, 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 में से माइनस कर रहा हूँ 7 को। तो भाई करिए, आप ये मत सोचिए भाई आप इसी को क्यों मान रहे हो। भाई किसी को भी ले लो, x1 इसे x1 ले रहे हो, इसे y2 y1 ले रहे हो, इसे x2 इसे y2, इसे x3 y3, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब आप बोलेंगे भाई इसी में से क्यों घटा रहे हो सबको। अरे भाई 0 में से घटा लो 3 को तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी प्लस का 9 आएगा, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में से क्या फर्क पड़ता है। इसमें जो आपके सामने कहीं भी स्क्वायर दे रखा है, अगर माइनस में वैल्यू रखी है ना तो वो भी पॉजिटिव बन जाती है। सिंपली बात है ये तो। देखिएगा यहाँ बात कर रहा हूँ, 3 में से माइनस करूँगा 7 तो क्या बचेगा। भाई आप बोलेंगे भाई घटाएंगे ऐसे करेंगे। अरे भाई सिंपली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों के चिन्ह देखो, इसका चिन्ह और इसका चिन्ह दोनों का क्या है, प्लस है। दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं तो घटा दो भाई। घटाओ क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आएगा √25, और √25 मतलब 5। अब ऐसे निकालूंगा मैं ए सी का। ए सी किसी को भी मान लो, कुछ भी। इसे मान रहे हो आप x1, इसे मान लो x2। निकालो भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला इसलिए यूज कर रहा हूँ गाइस। तो 1 0 आ रहा है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ निकाल सकते हैं क्या आएगा 16, तो मतलब 4। तो ये आपके सामने डिस्टेंस निकल के आ गई है। अब आराम से फॉर्मूला फाइंड करके निकाल सकते हो। x इक्वल टू निकालोगे तो भाई अब मैं इसे नाम दे देता हूँ x1, चलो 1 से ही देता हूँ यहाँ से, x1 y1, x2 y2, x3 y3। समझ जा रहे हैं। तो देखिए भाई ए दे रखा है। ए क्या है आपके सामने, ए आपके सामने ये देना ए, और ये क्या है, ये सॉरी ए बी क्या है आपके सामने, ए बी क्या थी, सी के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और आपके सामने सी ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है।
चलिए भाई अब कर दीजिए फॉर्मूला इनपुट, आराम से निकाल सकते हो। ए क्या दे रखा है 3, 3 इंटू x1, x1 क्या है गाइज आपके सामने 0, प्लस अब लेंगे आपके सामने, सॉरी ए लेना था, ए लेना था, ए का फॉर्मूला क्या 5 है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था इसलिए कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिएगा बी क्या दे रखा है आपके सामने, बी अपने फाइंड किया था, क्या निकला 4 और x2 क्या है आपके सामने, ये रहा 3 इंटू, या फिर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 3 प्लस, अब लूँगा मैं सी क्या है 3 इंटू, अब आपके सामने सी के साथ में क्या है x3 क्या है 0 और अपॉन में क्या है a प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों को जोड़ दो, इसको जोड़ो भाई। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है और ये 3 है। तो चलिए भाई यहाँ से क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकालेंगे, x ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, बचागा यहाँ पे 4 3 12 हो गया, 12 अपॉन इन सब का सम करो 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल आउट, मतलब 1 आया, तो x तो 1 आ गया। अब y निकाल लेते भाई, y निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, a क्या है, a आपके सामने है यहाँ पे 5, y1 3 प्लस b क्या है आपके सामने 4 है भाई 4, और आपके सामने बोल रहा है y2 क्या है आपके सामने भाई 3 है, प्लस c की वैल्यू क्या है 3, y3 क्या है आपके सामने 7, अपॉन में सबका सम, इस सबका सम क्या है 12 के इक्वल आ रहा था। चलिए y निकालेंगे, 15 इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 अपॉन 12, जोड़ लीजिए भाई, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 3 प्लस 8 हो गया, 4 हो गया, अब ये आया आपके सामने 12 से काटेंगे तो क्या निकलेगा 4, मतलब 4 बार गया। अब आपको पूछ रहा था अंत्य केंद्र, तो अंत्य केंद्र क्या निकला, x की वैल्यू निकली थी 1, y की वैल्यू क्या निकली है 4, तो ये आपका क्या होगा अंत्य केंद्र होगा, ये क्या होगा आपका अंत्य केंद्र होगा। समझ पा रहे हैं गाइस, समझ गए होंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से देखिए आपके सामने पूरा डिफाइन करके बताया आपके सामने। अब देखो यहाँ पे आप बोलेंगे भाई शॉर्ट कराना चाहिए था इतना लंबा, भाई आपके सामने लंबा लेंथ की बात ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने जो डिस्टेंस फाइंड किया ना वो डिस्टेंस आपको कॉमन सेंस के थ्रू करनी है, फॉर्मूला आपको किस लिए कराया मैंने, इसीलिए फॉर्मूला बताया। अब देखो इसमें भी आप करोगे अंदर के अंदर समझ जाना चाहिए था, यहाँ 3 दे रखा है, ये 0 है, 3 और 0 का माइनस 3 होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है, इन दोनों का देखेंगे 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 हाँ 16 प्लस 9 कितने हो गए 25 हो गए, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, सीधा निकल जाता है, ये 5 निकलेगा। इन दोनों का निकालते भाई, यहाँ 3 दे रखा 3 का स्क्वायर, क्यों यहाँ 3 है यहाँ पे 0 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इनमें देखो इन दोनों का डिफरेंस 0, तो ये क्या निकल के आ गया आपके सामने 3 निकल के आ गई। ऐसे करते आप देखते हैं यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। 3 और यहाँ 7 है, इनका दोनों का डिफरेंस क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट है 4 का, ये कॉमन सेंस के थ्रू करने थे। अब मैं इतना टाइम लूँगा तो भाई आपके सामने दिखाने में प्रॉब्लम तो इतनी तो होता ही, इतना लॉन्ग तो आपके सामने होगा ही क्वेश्चन, तो भाई समझ सकते हैं। तो आपको एक कंडीशन और बता दें यहाँ पे, वेट, चलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना केंद्र से संबंधित, आपसे परिकेंद्र तो नहीं पूछेगा। परिकेंद्र क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि परिकेंद्र निकलता है बहुत लंबे प्रोसेस से, मतलब इतने में आपके 5-6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उतने लंबे से निकलता है। उसके बारे में गाइस मैं आपके सामने पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे उसका क्वेश्चन आपके सामने देखने को नहीं मिलता, आप कुछ फ्रेंड्स से बोलेंगे आता नहीं है भाई, इसलिए कह दिया, ऐसा नहीं है भाई, बहुत लंबा आता है, जिसको समझ में आता है, जिसने किया है क्वेश्चन, जिन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं उसे पता भी होगा कि कितना लेंथी प्रोसेस है उसका करने का। केंद्रक बता दिया मैंने, अंत्य केंद्र बता दिया, हालांकि आपसे जो पूछा जाता है ना केंद्रक ही पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रक पूछा जाता है, और कभी भी आपसे लंब केंद्र एक रह गया आपका, लंब केंद्र, अंत्य केंद्र भी मैंने बता दिया आपके सामने। अब लंब केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या अंत्य केंद्र में बोल देगा, साइड दे देगा आपके लिए, कोऑर्डिनेट भी दे देगा आपके लिए, लेकिन उतना स्मार्ट नहीं है भाई, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहता। कोई भी एग्जामिनर है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहता, वो पॉइंट दे देगा भाई अपने आप निकाल, डिस्टेंस वगैरह जो भी निकालनी है, मुझे तो अंत्य केंद्र चाहिए। तो कैसे निकालते हैं वो आपके सामने बता चुका हूँ। अगर आपके सामने भुजाओं की लंबाई दे दी है तो भाई आपकी खुद किस्मती, क्लियर। चलिएगा हम बात कर रहे हैं लंब केंद्र क्या होता है। अब देखो लंब केंद्र मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपके सामने बोलता हूँ, ये बोल दिया
ए बी सी। ऐसा ही क्वेश्चन देगा, याद रखेगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देगा। ये बोल देता हूँ 0 3, यहाँ बोल दिया मैंने 0 0। ये बोल रहा हूँ मैं आपके सामने 2 और इस तरीके से 5, मतलब कुछ भी अपनी तरफ से लेट कर रखे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। मतलब ये क्या है, बोल देगा इसका लंब केंद्र बताओ। क्या बोलेगा, इसका लंब केंद्र बताओ। और ऑप्शन देखना कैसे देगा। फर्स्ट ऑप्शन 2 3/2, सेकंड ऑप्शन 0 0, थर्ड ऑप्शन। समझिएगा क्वेश्चन को, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या होता है क्वेश्चन का। 2/3 1, और बोल देगा आपके सामने नन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई, जब भी आपसे पूछ रहे लंब केंद्र, क्या बोल रहा हूँ मैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र निकालने का एक ही फंडा है भाई, मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस पॉइंट पर, जिस कोऑर्डिनेट पर आपका जो एंगल है 90 डिग्री का होगा, वही लंब केंद्र होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। क्लियर, समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड क्लियर है। अब बोलेंगे भाई यहाँ पे आपने ऐसे लिख रखा था, अगर ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, हो सकते हैं ये तीनों ही ऑप्शन होते हैं यहाँ पे। अब बताइए भाई, अभी तक तो हमें पता है, अब देखो हमने एक देखा, कॉमन सेंस लगाया थोड़ा कि यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, मतलब ये तो आपके इसमें कहीं मिल नहीं रहे। देखो ये भी केंद्र अलग है, ये मिल रहा है एक ऑप्शन, ये भी नहीं मिल रहा। तो मतलब हमें श्योर हो गए कि भाई 0 0 का ऐसा पॉइंट होगा कि यही लंब केंद्र होगा, क्योंकि इसी पर 90 डिग्री बन रहा होगा, यही लंब केंद्र है। कॉमन सेंस से कर गए कॉमन सेंस से। क्यों भाई, हमें पता है कि ट्राइंगल का जो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना जिस शीर्ष पर, उसी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही लंब केंद्र के कोऑर्डिनेट होते हैं। क्लियर, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में तो भाई इनमें से कोई है ही नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन दे रखा है ये, मतलब इस एक ही बिंदु दे रखा है, तो मतलब यही क्या है, यहीं पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण, इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन ये अपने तीनों होते तब क्या करते, क्वेश्चन तो ये है, समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज की कंडीशन देखेंगे। भाई समकोण त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ ए से बी की दूरी, बी से सी की दूरी, सी से ए की दूरी निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन से बिंदु पे आगे, कौन से केंद्र, मतलब कौन से बिंदु पे आगे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। 90 डिग्री एंगल कैसे है, जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे क्या है, ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। क्लियर, अब बोले मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जहां भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई हो। देखिए केंद्र कर्ण का स्क्वायर इक्वल है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो भाई जहां भी लंब और आधार प्लस प्लस होते हैं ना, उसमें एक पॉइंट कॉमन होता है, जैसे यहाँ बी, यहाँ पे बी, तो यही क्या होगा, इसका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसी जगह पर। क्लियर, और भाई अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाए ना, ऐसे भी नहीं कर पाए, थोड़ा फिगर ड्रॉ करके देख लेना, फिगर से भी आप बता देंगे। फिगर आप थोड़ा सा माइंड, थोड़ा भी अपनी तरफ से लेट करके देखेंगे ना, मतलब 1 2 3 4 अपनी तरफ से लेट कर लेंगे, तो भी आप निकालेंगे ना, इस तरीके से निकल के आए। अच्छा यहाँ बन रहा है 0 0, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना 0 3 है, ये 0 3 यहाँ जा रहा है। अब मैं जैसे यहाँ बोल देता हूँ, ये पॉइंट बोल देता हूँ आपके सामने, -2 तो है ही, यहाँ बोल देता हूँ 0, तो आप क्या बोलेंगे, -2 यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये -2 यहाँ रहा फिगर में, ये यहाँ रहा है, ये 0 0 यहाँ पे, तो मतलब यही बन रहा है 90 डिग्री एंगल, यही 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यही पॉइंट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपका पूरा क्लियर समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मतलब किसी भी ट्राइंगल के 3 बिंदु दे रखे हैं, 1 2 3, तो आपसे पूछ रहा है एरिया क्या होगा। देखिए भाई, मैं आपके सामने 2 पॉइंट कहने वाला हूँ। जब कभी आपसे पूछे इसका एरिया क्या होगा, तो आप सीधा एरिया का फॉर्मूला ये याद रखिएगा। क्लियर, अब यही बोल देता है कि भाई 3 पॉइंट दे दिए, 3 बिंदु, वहाँ ट्राइंगल नहीं बोला, यहाँ पे इसने बोला ट्राइंगल के 3 बिंदु दे रखे हैं, तो एरिया बताइए। अब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने 3 बिंदु दे दिए, और वो कह देता है कि वो रैखिक हैं, रैखिक क्या है, रैखिक हैं, तो उसका जो ये फॉर्मूला लिखेंगे ना, वो क्या होगा, उसका मान जो निकलेगा 0 निकलेगा। मतलब उसका एरिया, मतलब उन पॉइंटों से एरिया लेंगे ना। जब कभी आपके सामने रैखिक बोल दिया, मतलब लीनियर बोल दिया, लीनियर बोल दिया कि 3 पॉइंट दे दिए, बोल दिया कि ये तीनों पॉइंट लीनियर हैं, तो लीनियर होंगे तो मतलब हमेशा आप इस कंडीशन को क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे।
क्या लेंगे, 0 के इक्वल। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। चलिएगा आगे मैं बात करता हूँ, जिसे बोल देता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। क्लियर। चलिएगा फॉर्मूला है आपके सामने भाई 1/2 x1। x1 क्या है आपके सामने 4। देखिए डायरेक्ट करिए, y2 में से y3 को माइनस, y2 में से y3 माइनस करेंगे तो देखो भाई करके देख लेता हूँ। y2 दे रखा है आपके सामने माइनस का 6 और y3 दे रखा है आपके सामने, इसको माइनस करना है माइनस का 2, तो करो भाई माइनस, तो क्या माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या निकलेगा माइनस का 14, तो माइनस का 14। क्लियर, समझ पा रहे हैं इस बात को? इतना समझ गए तो देखिएगा। एक तो भाई ये बोर्ड से साफ नहीं हो रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या समस्या हो रही है इसे। चलिएगा प्लस x2 मतलब 3, x2 मैंने 3 को ले रखा है, कोई बात नहीं, जिसको ले रखा है उसको लेके करेंगे हम 3। अब देखिएगा मैंने कर रखा है y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1 मतलब मैं लिख ही देता हूँ गाइस, जिससे कि आपके सामने इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। x3 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब क्या होगा, y1 में से y2 को माइनस, तो y1 क्या दे रखा है आपके सामने 4, माइनस कर रहा हूँ y2 को, y2 क्या दे रखा है माइनस का 6, इस तरीके से। चलिए भाई 1/2 इसे करेंगे तो 28 सॉरी 56 आएगा, माइनस का 56, इसे करते हैं सॉल्व, तो देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस का 6 और माइनस का 6 इंटू करेंगे 3, तो माइनस का 18 प्लस 3। अब देखो यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, 20 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 60। अब करिए भाई क्या निकल के आ रहा है, करिए क्या निकल के आ रहा है, सॉल्व करिए। तो जैसे कैलकुलेशन करेंगे गाइज आपके सामने निकल के आएगा, यहाँ से देखिएगा इन सबको जब जोड़ता हूँ तो निकल के आएगा आपके सामने। देखिए जोड़िए, इन दोनों को जोड़ता हूँ या इसमें से घटा लीजिए पहले, यहाँ से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये प्लस का 60 है, ये माइनस का 56, तो क्या बचेगा, खुद कॉमन सेंस लगाइए। जैसे आपने देखा तो यहाँ पर जो बच रहा है आपके सामने 4 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, प्लस का 4 इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 14, और ये आएगा आपके सामने माइनस का 14/2 डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस का। आप बोलेंगे भाई माइनस का, मैं बोलूँगा नहीं भाई ये गलत है, क्योंकि एरिया तो प्लस में होता है भाई, एरिया माइनस में नहीं होता। तो एरिया माइनस में नहीं होता तो कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ करिए। जैसे दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होती, वैसे ही एरिया कभी माइनस में नहीं होता, तो माइनस के चिन्ह को भूल जाइए। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो भाई मैं आपसे बोलता हूँ इसे मोड के अंदर लेके चलो, इसे मोड के अंदर लेके चलो, क्योंकि मोड के अंदर लेके चलेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली प्लस में आएगा। आपका आंसर प्लस में आए चाहे माइनस में आए, आपको ऑलवेज प्लस में देना है, ऑलवेज किस में देना है, प्लस में देना है। क्लियर, मतलब मोड लेके चलोगे तो आराम से निकल जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है हमें, ये फॉर्मूला याद रखो, बाद में भाई पॉइंट तो पुट कर ही सकते हो, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 3 बिंदु दे रखे हैं और आपसे बोल रहा है कि ABC, यहाँ पे नहीं है गाइस, एक सेकेंड, ये बिंदु यहाँ पे नहीं है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अलग लिख देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 बिंदु दे रखे हैं आपके सामने, 3 बिंदु हैं, जिसमें है आपके सामने एक दे रखा है A 0, दूसरा है 0 B, तीसरा दे रखा है 1 1। आपसे बोला क्या ये रैखिक हैं। देखो गाइस तीन तरह से लैंग्वेज हो सकती है, ये रैखिक हैं, कोलिनियर हैं, अब तीसरी आपके सामने हो सकती है कि एक ही रेखा में है। तो तीनों का मीनिंग एक ही है भाई, तीनों का मीनिंग एक ही है, मतलब एक ही रेखा के अंदर है। लीनियर बोलूं, रैखिक बोलूं या एक ही रेखा बोलूं, तीनों का मीनिंग क्या है, एक ही है। तो चलिए भाई करते हैं सॉल्व। गाइस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, जब लीनियर बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो इसका जो इसे 0 के इक्वल ले लेंगे। तो देखो 1/2 इसे मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर, समझ पा रहे हैं? सेम ऐसे रखते जाएंगे तो a, अब देखो y2 माइनस y3, तो y2 में से माइनस करेंगे y3 को, प्लस अब बात कर रहा हूँ x2 क्या 0, तो भाई 0 के साथ में लिखो, चाहे मत लिखो, 0 ही आना है, प्लस लेके देखना चाहो लिख लो भाई y3 माइनस y1, क्या है y1 0,
यहाँ देखिए अब अगला दे रखा है x3, x3 क्या दे रखा है 1, y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है 0 और y2 की वैल्यू क्या है b। चलो भाई इसे क्या करेंगे, इसने बोला लीनियर है तो 0 के इक्वल लूँगा, तो 1/2 कहाँ चला जाएगा 0 के अंदर, इसका मल्टीप्लाई करते हैं a b, a का मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b बचता है इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। चलिए भाई यहाँ से मैं करता हूँ a b यहीं छोड़ता हूँ, a को इधर लेके गया और b को इधर लेके गया, समझ आ रहे मतलब समझ पा रहे हैं इतना, तो देखिए भाई इससे मैं कर दूँगा डिवाइड पूरी इक्वेशन को, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में क्या आएगा ए बी। क्लियर। तो भाई ये आपके पास ऑप्शन में हो सकता है। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है आंसर में, इसके नीचे डिवाइड में करेंगे तो क्या आएगा प्लस, इसके नीचे डिवाइड में करेंगे तो क्या आएगा, तो ये भी आपके सामने आंसर में हो सकता है। मतलब ये दोनों ही आपके सामने आंसर में देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है जिसमें आपके सामने बोल रखा है उसने किसी ट्राइंगल के 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, लेकिन देखिए ए दे रखा सही है, बी दे रखा सही है, लेकिन तीसरे में क्या दे रखा है 4K, 4 है, दूसरा बिंदु क्या है K, तो आपसे पूछ रहा है K की वैल्यू क्या होगी। अब बस जब आपके सामने भाई फॉर्मूला है एरिया का, और एरिया उसने बोल रखा 10 वर्ग इकाई बोल रखा है, तो बस भाई एरिया का फॉर्मूला है आपके सामने, तो देखिए 1/2। अब मैं बोल देता हूँ इसे x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। सॉरी यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ 3 लेता हूँ, ये भी 3, ये बोलता हूँ 2 क्योंकि क्रम से हो जाएगा ना, जैसे आपके सामने A B C इस तरीके से। चलिएगा इसे मैं बोल रहा हूँ मोड के अंदर, मोड, क्योंकि आप समझते प्लस में आता है हमेशा। चलिएगा x1 क्या दे रखा है आपके सामने, x1 दे रखा है 1, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस का 6 माइनस y3 क्या दे रखा है k प्लस y2 देखिए, सॉरी x2 देखिए, x2 क्या दे रखा है आपके सामने 6 दे रखा है 6, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू क्या दे रखी है k माइनस y1, तो करिए भाई y1 करेंगे तो माइनस दे रखा है, देखो माइनस करूंगा मैं इसमें से 1 को, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस देखिएगा आगे देखा है x3 की वैल्यू दे रखी है आपके सामने 4। अब क्या करना है, y1 में से माइनस करना है y2 को, तो करिए भाई माइनस, तो y1 दे रखा है आपके सामने, वो माइनस करना है इसमें से -6 को, तो क्या बनेगा भाई माइनस इंटू माइनस प्लस का 6, तो क्या बचेगा यहाँ पे देख सकते हैं, लिख लेता हूँ ऐसे प्लस का 6, और ये किसके इक्वल आएगा 10 के इक्वल, क्योंकि उसने बोल रखा है एरिया क्या बोल रखा है 10, तो 2 का मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ 10 के साथ, कर सकता हूँ 2 का मल्टीप्लाई, जब 2 वहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रह जाएगा 2 वहाँ चला जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 6 माइनस का k, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 6k 1 के साथ करेंगे तो 6, यहाँ बचेगा 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 20, और क्या है ये यहाँ आ जाएगा 20, ये क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे 10 में। क्लियर, अब आराम से कर सकते हैं। ये क्या है, ये 1 नहीं है, ये क्या है मोड है, मोड। चलो भाई करते हैं, k ये बचता है प्लस का 5k, अब देखो 6 ये 6 कट गया, यहाँ बचता है प्लस का 20, और ये आपके सामने इस तरीके से। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, आराम से कर सकते हो k की वैल्यू। देखिए भाई क्या निकल के आती है, समझ सकते हो ना सिंपली, 5k प्लस 20, और यहाँ भी 20 दे रखा है इक्वल में, 20 को इधर पहुँचाऊंगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो 5k इक्वल टू निकल के आएगा 0, और k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी 0। कर सकते हैं आराम से। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हों तो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने निकाल के बताया। कभी कभी आपसे बोलेगा रैखिक है तो रैखिक होगा, तो कभी कभी क्या बोलेगा, जैसे रैखिक बोल दिया, पॉइंट दे दिया उसने 3, बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट दे देगा, तीनों पॉइंट, और बोल देता है रैखिक है, ये बिंदु क्या है एक ही रेखा में है या रैखिक हैं। क्लियर, तो वहाँ पे आपको क्या लेना है, एरिया लेना है 0 के इक्वल। अभी मैं यहाँ 10 दे रखा था ना, जब रैखिक बोल देगा तो यहाँ 0 ले लेंगे, 10 0 ले लेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, तभी भी आपके सामने k की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ लेता है। क्लियर, इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, साथ ही मेरे फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लो, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।